तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे लोग क्लास 10th के एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर कौन सा है? 5 है। 5 है। इसमें कौन सा चैप्टर का नाम है? रोजगार एवं सेवाएं। क्या है चैप्टर का नाम? रोजगार एवं सेवाएं। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर दोनों करेंगे, बुक का ही है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव करेंगे लोग। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? देखिए, तो इसका उत्तर होगा क्या? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक किसे कहते हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने है? तो हमारा कितना होगा? 5 है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5 है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है? तो उत्तराखंड होगा। इसका आंसर गौ नंबर उत्तराखंड होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, कौन सी सेवा गैर सरकारी के? कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी के? तो माल सेवा। ऑप्शन नंबर गौ सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं लोग। अब देखते हैं इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट में क्या है? ब्रासरोती है, यानी कि आउटर सोइंग किसे कहते हैं? ब्रासरोती किसे कहते हैं? देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे लोग। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी या संबंधित नियमों सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, उसे ब्रासरोती कहा जाता है। किससे? जो हमारी कंपनी है वो अपनी नियमों के स्वयं है, यानी कि अपनी कंपनी या बजाय किसी बाहरी विदेशी स्रोत का संस्था का समूह प्राप्त करती है। अपनी कंपनी के छोड़कर दूसरे है कंपनी का है वो स्रोत करती है, विदेशी या बाहरी का। देखते इस तरह हमारा ये इसका आंसर हो गया ब्रासरोत किसे कहते हैं। इसका उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा 5 सेवा क्षेत्र बताए है। इसका देखिए उत्तर में लिख सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के 5 से। देखो, पहला है कंप्यूटर सेवाएं, विज्ञापन सुरक्षा, कानूनी सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं। ये हमारा 5 वो हो गया। आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो सरकारी सेवा देखिए, इसका हमें उत्तर लिख सकते हैं। जब देश और राज्य के सरकारी लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों से काम लेती है। क्या है? देश के और राज्य के सरकारी लोगों जो काम के बदले काचे देते हैं, मासिक वेतन देते हैं। काम करने के बदले उसके बदले कुछ ना कुछ देते हैं महीना में, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है। इसके बदले कोई अलग अलग काम लेती है, जो इसे सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है। इसे ही सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्रों को उदाहरण इस प्रकार है। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्रों का उदाहरण देखिए। सैन्य सेवा। क्या है? सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि। यह हमारा क्या है? सरकारी सेवा है। इस पर हमें सरकार हमें मासिक वेतन देती है। देखिए, इस समय ये इसका उत्तर हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या है? गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? क्या है इसमें? गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर में लिख सकते हैं लोग। क्या लिखेंगे लोग? जब सरकारें अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम
काम करती है। क्या है? गैर सरकारी संयोगों संस्थाओं के सहयोग से, संस्थाओं इसमें क्या होते हैं, उसके सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। अर्थात अथवा लोग स्वयं अपनी प्रयास से ऐसी सेवाओं का सृजन से लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। उसे किसे हम गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, स्वरोजगार सेवाएं, बस सेवा, विमान सेवा इत्यादि। इनमें से कुछ सेवाएं ऐसी है जो सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों की संस्था पर चलती है। यह इसमें से कुछ ऐसा भी है जो सरकारी भी है और गैर सरकारी है, जैसे बैंकिंग सेवाएं। बैंकिंग है जो सरकारी भी होती है और गैर भी सरकारी होती है। बस सेवा, देखिए बस सेवा भी होता है, कोई होता है बस, सरकारी बस होता है, उसमें का होता है। देखिए इसे हो गया सरकारी दोनों की, खासकर यातायात सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं इत्यादि क्षेत्रों। इसमें से जो है सरकारी सेवाएं ये है। इतना व्यापार है कि सरकार अनेक सक्षम नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा है 5। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? देखिए इसका हम लोग उत्तर देखिए क्या लिख सकते हैं। आधारभूत संरचना के अंतर्गत दो आधारभूत आर्थिक संरचना आती है। क्या है? आधारभूत के संरचना के अंतर्गत कितने आधारभूत संरचना आती है? 2 आती है। देखिए पहला है आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा क्या है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। कितना 2 हो गया। तो देखिए आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, इसका यानी कि ये दोनों का बताना है। देखिए फर्स्ट है आर्थिक आधारभूत संरचना। ये संरचना है प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की सुखहाली में वृद्धि करती है। लोगों की सुखहाली में ये वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में से इसका प्रत्येक संबंध है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में से इसका क्या है? प्रत्येक संबंध है। देखिए आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया। आर्थिक संरचना के अंतर्गत क्या है? निम्नलिखित को शामिल किया है। ये आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए आप लोग इतना लिख दीजिएगा लो। देखिए आर्थिक संरचना के आधारभूत इतना आप लिख दीजिएगा लो। और देखिए इसके बाद से सेकेंड नंबर हम लोग देखिए ये लिख देंगे गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। इसके अंतर्गत मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि करती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? मनुष्य की क्षमता और उसके उत्पादकता में वृद्धि करती है और प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अंतर आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती है, जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक प्रदान करती है, इसको हटा दीजिए। 2 इस प्रकार है, इसको मत लिखिएगा लो, या लिखना चाहिएगा लो तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा लो। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर। देखिए रोजगार एवं सेवा। रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? रोजगार है और उस सेवा में क्या संबंध है? क्वेश्चन में 6 यही पूछ रहा है। देखिए इसका हम लोग उत्तर लिख सकते हैं लोग। रोजगार एवं सेवा का अभिप्राय या इस बातों से है जबकि व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है। क्या है? व्यक्ति वो अपने शिक्षा और परिश्रम के बल पर ही वो अपना धन एकत्रित करता है और एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो सेवा क्षेत्र उत्पादन कहलाता है। ये सब क्या है? उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र उत्पादन कर। अतः रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक है। क्या है? रोजगार है और सेवा एक दूसरे के पूरक है। रोजगार एवं सेवाएं आर्थिक क्रिया के विकास और विस्तार से उपलब्ध होती है। क्या है? रोजगार है और सेवाएं आर्थिक क्रिया के विकास और
विस्तार से उपलब्ध होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति के कारण देश के विकास के साथ सेवा क्षेत्र का विकास होता है। क्या है, इसीलिए कहा जाता है आर्थिक विकास के कारण देश के विकास के होता है, देश के विकास के साथ सेवा का भी विकास होता है। इसके फलस्वरूप लोगों के लिए रोजगार के नाम के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। इसी के फलस्वरूप लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 7 में आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। देखिए क्वेश्चन में 7 में है आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। देखिए इसका हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों के सुख हाली पैदा करती है। क्या चाहिए, आर्थिक संरचनाएं प्रत्येक रूप से लोगों से उत्पादक और सुख हाली पैदा करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इसका प्रत्येक संबंध है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इसका प्रत्यक्ष संबंध है। आर्थिक विकास संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार इत्यादि को रखते हैं। इस समय को हो गया। आगे उपयुक्त विषयों से आर्थिक संरचना पूर्व होती है क्योंकि इन्हें विषयों के अंतर्गत बड़ी संख्या में रोजगार और सेवाएं मजबूत है, जिससे भारत विकसित देश की प्रगति में खड़ा हो सकता है। इसी कारण है हमारा रोजगार और सेवाएं दोनों मजबूत है जिसके भारत है विकसित देश की प्रगति में खड़ा हो सकता है। अतः आर्थिक संरचना का भारतीय आधारभूत ढांचा में महत्वपूर्ण स्थान है। आप इतना भी ना लिख कर इतना भी आप लिख सकते हैं। लो ये हमारा ऊर्जा रहते हैं, इसके ऊपर में लिख दीजिएगा। लो आगे क्वेश्चन 8 में देखिए मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। मंदी का असर क्या है, भारत में क्या पड़ा है। तो देखिए इसका हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। लो देखिए मंदी का असर भारत में कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था है। मंदी का असर भारत में कम पड़ा था क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था है। यहाँ के इंजीनियर आज भी बड़ा स्रोत में लगे हुए हैं। खासकर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है। क्या है, यहाँ के भारत के सभी काफ़ी मजबूत होते हैं और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर का स्थान अलग है। हमारी आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद वर्तमान मंदिर का असर हमारे देश पर कम पड़ा। ये हमारा क्या है, भारत पर क्या है, कमजोर होने के आधारभूत संरचना है कमजोर है, फिर भी हमारा मंदिर का असर हमारे देश पर कम पड़ा था। देखते हैं आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में विश्वकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। विश्वकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। देखिए विश्वकरण का कारण सेवा क्षेत्र के अभूतपूर्व प्रगति परिलक्षित हुई। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। क्या है, व्यापक पैमाने पर रोजगार है उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% है। क्या है, कितना परसेंट, 50% से भी ज़्यादा हो गया है, 50% से भी ज़्यादा हो गया है। आर्थिक से समीक्षा 2006 से लेकर 7 और केंद्रीय बजट 2007 से 8 के अनुसार सेवा क्षेत्र का यह योगदान 68.6% हो गया है। 2007 में सकल घरेलू उत्पाद की कृषि के योगदान का हिस्सा घटकर इतना प्रतिशत हो गया 18.5% का प्रतिशत, उद्योग का हिस्सा बढ़कर 26.4% तक और सेवा क्षेत्र का 55.1% हो गया है। इस समय क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर हो गया। इस समय कौन सा ये चैप्टर नंबर 5 है अर्थशास्त्र का
चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। और इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 4 तक ले है हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा लोग। और इसका अब सेट भी प्रैक्टिस होता है और इस चैनल पर मैथ का, साइंस का, सभी संस्कृत का, सभी का कराया जाता है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा लोग।